गुप्त शांति वार्ता आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है, लेकिन जो मांगे रखी जा रही हैं वे बिल्कुल पागलपन भरी है। जब शीर्ष अधिकारी चुपचाप एक तटस्थ देश में युद्ध रोकने के लिए मिल रहे हैं, ईरानी शासन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाकर दुनिया के सबसे अहम जलमार्ग पर मालिकाना हक और माफिया शैली का टोल वसूलने का अधिकार मांगा है। लेकिन अमेरिका इस ब्लैकमेल में नहीं फंसा। राजनयिक बातचीत के दौरान पेंटागन ने चुपचाप हजारों चुनिंदा त्वरित प्रतिक्रिया पैराट्रूपरों को सक्रिय कर आने वाले मरीन बेड़े के साथ तैनात किया है, ताकि बातचीत विफल होने पर गोपनीय जमीनी हमला किया जा सके। तो चलिए देखते हैं अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो बातचीत फिर से शुरू हो गई है और एक अपेक्षित शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में होने वाला है। अमेरिका से J.D. वॉन्स, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और मार्को रूबियो भी शामिल है। और ईरान की तरफ से हमारे पास संसद के अध्यक्ष होंगे, विदेश मंत्री होंगे, जो सभी वार्ताओं का हिस्सा रहे हैं। और आखिरी नाम वो व्यक्ति है जो पहले सुरक्षा परिषद का हिस्सा था। मेरा अनुमान है कि वह अब अलग भूमिका में है, क्योंकि कई हत्याएं हो चुकी हैं। अभी स्पष्ट नहीं है कि उनकी भूमिका क्या है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, अभी ईरान से बात क्यों करे? कौन सी वजह है जो हालात को बातचीत के लायक बनाती है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका दबाव महसूस कर रहा है, या फिर इसलिए क्योंकि ईरान दबाव में है? खैर, राष्ट्रपति ट्रंप से कल इस बारे में पूछा गया था और उनका जवाब सुनिए। क्योंकि वे समझौता करने जा रहे हैं। उन्होंने कल कुछ ऐसा किया जो वाकई हैरान करने वाला था। उन्होंने हमें एक तोहफा दिया और राष्ट्रपति आज पहुंचे, और वो एक बहुत बड़ा तोहफा था जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो तोहफा क्या था, लेकिन वो बहुत खास था। इनाम। और उन्होंने हमें वो दिया और कहा कि वो देने वाले हैं। तो इसका मेरे लिए एक ही मतलब था, हम सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, ये परमाणु नहीं बल्कि तेल और गैस से जुड़ा था। और ये बहुत अच्छी बात थी जो उन्होंने की, लेकिन इससे मुझे ये पता चला कि हम सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आपको नहीं पता, क्योंकि नेतृत्व ऐसा था। अब हमें ठीक से नहीं पता कि यह तोहफा क्या था। यह कोई तेल टैंकर तो नहीं हो सकता जो संयुक्त राज्य अमेरिका आ रहा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम उसे सैटेलाइट पर देख सकते हैं। शायद ये एक टैंकर है जिसे ईरान ने सद्भावना के तौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने दिया, और आंकड़े इसका समर्थन करते हैं। इस चार्ट में दिखाया गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से कितने जहाज जलडमरू मध्य से गुजर रहे हैं। युद्ध से पहले रोज 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ यह संख्या घटकर एकल अंकों में आ गई। कभी कभी तो यह 1 या यहाँ तक कि 0 तक भी पहुंच गई। लेकिन पिछले 3 दिनों में जहाज़ों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, और शायद यही वह तोहफा था। फिर से मैं साफ करना चाहता हूँ, मुझे ठीक ठीक नहीं पता, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ और आपको उसके लिए सबूत दे रहा हूँ। अब जो हम पक्के तौर पर जानते हैं वो ये है कि बातचीत फिर से शुरू हो गई है, और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने सबसे पहले मेज पर प्रस्ताव रखकर, शुरुआती प्रस्ताव देकर पहली चाल चली है। अब इस प्रस्ताव के बिंदुओं में जाने से पहले बस जल्दी से याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे एल्गोरिदम में हमें वाकई मदद मिलती है। अब चलिए इस प्रस्ताव पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 15 बिंदु है, जिनमें एक है 1 महीने का युद्ध विराम, जबकि बातचीत जारी रहेगी। इसके अलावा यह बाकी के 14 बिंदु है। बिंदु 1 से 11 तक अमेरिका की मांगे हैं, और 12 से 14 तक मूलतः अमेरिका की ओर से प्रलोभन है। यानी अगर ईरान इस पर सहमत होता है तो उसे क्या मिलेगा। आइए इसे क्रमवार देखें। पहले, ईरान को अपनी परमाणु क्षमताएं खत्म करनी होंगी। मेरा अनुमान है इसका अर्थ परमाणु सुविधाएं हैं। दूसरा, ईरान को परमाणु हथियार न बनाने का वचन देना होगा। तीसरा, ईरान में यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा। चौथा, ईरान को अपने लगभग 450 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम के भंडार को IAEA को सौंपना होगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था है जो इन सब चीज़ों का प्रबंधन करती है। पांचवा, नातांस, इस्फहान और फोर्डो की परमाणु सुविधाएं खत्म करनी होंगी। छठा, IAEA जो कि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था है, उसे
ईरान के अंदर पूरी पहुंच, पारदर्शिता और निगरानी की अनुमति दी जानी चाहिए। 7वां, ईरान को क्षेत्रीय प्रतिनिधि गुटों पर आधारित नीति छोड़ना होगा। 8वां, ईरान को अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को फंडिंग, मार्गदर्शन और हथियार देना बंद करना होगा। 9वां, होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रहना चाहिए और एक स्वतंत्र समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करना चाहिए। 10वां, ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को उसकी रेंज और संख्या दोनों में सीमित किया जाना चाहिए, जिसके लिए विशेष सीमा बाद के चरण में निर्धारित की जाएगी। तो मेरा अनुमान है कि यह कुछ ऐसा होगा जिस पर संघर्ष विराम के दौरान बातचीत की जाएगी। भविष्य में मिसाइलों का उपयोग सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित रहेगा। अब हम जल्द ही ईरान को दिए जा रहे प्रलोभनों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इन बिंदुओं का अर्थ समझते हैं। इनमें से अधिकांश मांगे वास्तव में वे ही है जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने फरवरी में युद्ध शुरू होने से पहले रखी थी, और हम जानते हैं कि उस समय ईरान ने इनमें से किसी भी मांग को मानने से इनकार कर दिया था। हम यह बात ईरानी विदेश मंत्री से जानते हैं, और निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख से भी, जो वार्ता के दौरान कमरे में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ था। अब एक चीज जो बदली है वो ये है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका को ईरान के मिसाइल कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं है, और अमेरिका को ईरान के पास मिसाइलों का भंडार होने से भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मिसाइलों की संख्या सीमित होगी। शायद ईरान अपने भंडार में 1000 मिसाइलें ही रख सकता है और इन्हें सिर्फ आत्मरक्षा में इस्तेमाल कर सकता है। तो कम से कम मेरी याददाश्त के हिसाब से यही एक चीज है जो बदली है। अब चलिए देखते हैं कि ईरान को क्या मिलता है। ईरान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों से पूरी तरह राहत मिल जाएगी। अमेरिका ईरान को उसके नागरिक परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जिसमें बुशहर परमाणु संयंत्र में बिजली उत्पादन भी शामिल है, जिसे तथाकथित स्नैपबैक मैकेनिज्म कहा जाता है, जो ईरान के अनुपालन न करने पर अपने आप प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की अनुमति देता है। उसे हटा दिया जाएगा। अब पूरी ईमानदारी से कहूं तो ये कोई नई रियायतें नहीं है। ये वही चीज है जो अमेरिका युद्ध शुरू होने से पहले भी पेश कर रहा था, और वे अभी भी यही पेशकश कर रहे हैं। अगर आप मेरी ईमानदार राय पूछे तो ईरान के इसे स्वीकार करने की संभावना बहुत कम है। यही बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यह वार्ता की शुरुआती पेशकश है, और यही वजह है कि लोग मिलने जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईरान किस बात पर सहमत होगा और अमेरिका किस बात पर सहमत होगा। अब चाहे आपने ट्विटर या किसी और सोशल मीडिया पर, जहां से आप खबरें लेते हैं, कुछ भी सुना हो, ईरान वास्तव में इस प्रस्ताव पर बातचीत कर रहा है। वे सहमत नहीं है, लेकिन जवाब दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तेहरान वॉशिंगटन के संपर्क में है, जबकि ईरान ने बातचीत से इनकार किया। दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है। हमने पहले भी कहा है, लोग बार बार भरोसा करते हैं। ईरानी मीडिया और यहां तक कि ईरानी अधिकारी भी सार्वजनिक रूप से नहीं कहेंगे कि वे अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अगर वे इसे सार्वजनिक रूप से कहेंगे तो तेल की कीमतें और गिर जाएंगी, और इससे ईरान के पास बेहतर सौदे के लिए बातचीत करने की ताकत कम हो जाएगी। जितनी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ईरान को अपनी पसंद पाने के ज्यादा मौके मिलेंगे। तो भले ही वे भविष्य में किसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हों, अभी मुद्दा वह नहीं है। लेकिन मान लीजिए भविष्य में वे किसी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं, वे यह नहीं कहेंगे कि वे वास्तव में समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तेल की कीमतें बहुत नीचे चली जाएं। यही वजह है कि ईरानी मीडिया बहुत खुले तौर पर इनकार कर रही है कि अरे, ईरान कोई बातचीत नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके हित में है कि वे आखिरी पल तक इसका इनकार करते रहें। लेकिन इसके बावजूद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब बातचीत शुरू हुई थी तब ईरानी मांगों की रिपोर्ट की थी। तो ये एक तरह से ईरान की शुरुआती पेशकश है। वे अभी भी खाड़ी में सभी अमेरिकी ठिकानों को बंद करने और ईरानी बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा शायद यह सबसे चौंकाने वाली मांग है। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर नया कानूनी ढांचा लागू कर वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेना चाहता है, जैसे मिस्र स्वेज नहर या पनामा नहर के लिए करता है। यहाँ मुख्य फर्क ये है कि वे दोनों नहरें हैं और वे देश नहर के रख रखाव पर पैसा खर्च करते हैं।
और इसके अलावा वे पनामा की ज़मीन या मिस्र की ज़मीन पर बनी है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य ऐसा नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये ऐसी बात है जिस पर अमेरिका शायद कभी नहीं मानेगा, और ये उन बिंदुओं में से एक है जहां अगर ईरान इस पर झुकने को तैयार नहीं होता तो मैं देख सकता हूं कि ज़मीनी सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये याद रखना ज़रूरी है कि ये तो बस ईरान की शुरुआती मांग है। लेकिन ईरान की दूसरी मांगों में यह भी शामिल है कि युद्ध न रुकने की गारंटी हो और इजराइल की हिजबुल्लाह पर हमले बंद हों। इसके अलावा ईरान चाहता है कि सारी पाबंदियां हटा ली जाए। ये वही है जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अमेरिका ये पेशकश तब करेगा जब ईरान उसकी मांगे मानेगा। आखिर में ईरान चाहता है कि उसकी मिसाइल कार्यक्रम पर कोई पाबंदी न हो, यानी वे मिसाइलों की रेंज या संख्या सीमित नहीं करना चाहते। शुरुआती रिपोर्ट से लगता है कि दोनों पक्षों की मांगों में खास बदलाव नहीं हुआ है। दोनों पक्ष अपनी मांगे रख रहे हैं, मान रहे हैं कि वे जीत रहे हैं। अब आप तय करें कौन जीत रहा है। सिर्फ एक सर्वोच्च नेता की हत्या हुई है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती मांगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि अब ईरान से बातचीत क्यों करें। संयुक्त राज्य अमेरिका को अब ईरान पर ऐसा क्या भरोसा हो गया जो सिर्फ 5 हफ्ते पहले नहीं था। सुनिए, ऐसा कौन सा मोड़ था कि आप युद्ध विराम की कोशिश करना चाहते थे? हाल ही में आपने ईरान पर बमबारी जारी रखने की बात कही थी, अब शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। क्या कुछ बदला? कि वे हमसे बात कर रहे हैं और तब से बात कर रहे हैं। याद रखिए, सब कुछ यही से शुरू होता है कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मैंने कल पूछा था, उन्होंने शीर्ष 10 क्या बताए। मैंने कहा देखिए, पहली, दूसरी और तीसरी बात यही है कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। उनके पास परमाणु हथियार नहीं होगा, हम इसी पे बात कर रहे हैं। मैं पहले से कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि उनके पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने इस पर सहमति दी है। आपको अपने पूर्व सीमा दस्ती प्रमुख कैसे लग रहे हैं? अब बताना जरूरी है कि ईरान दशकों से कहता आ रहा है कि वे परमाणु हथियार नहीं बना रहे, लेकिन मुद्दा उनके शब्द नहीं, उनके कार्य हैं। उनके कार्य वास्तव में उस बात से मेल नहीं खाते जो वे सार्वजनिक रूप से कहते हैं, या यहाँ तक कि जो वे परमाणु समझौतों में हस्ताक्षर करते हैं। और यही वजह है कि ये जरूरी है कि ईरान क्या कर रहा है और क्या ईरान झूठ बोल रहा है या नहीं, इसे जांचने के लिए एक सख्त तरीका होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ईरानी शासन पर ध्यान दे तो ऐसा लगता है कि बातचीत करने की उनकी इच्छा का संबंध उनके परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने से कम और उनके मिसाइल भंडार के वास्तव में कम होने से ज्यादा है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास अब शायद सिर्फ 1000 मिसाइलें बची हो, जिन्हें वो बमबारी में इस्तेमाल कर रहा है। अब जरूरी है कि हम याद रखें कि उनके पास अभी भी शाहेद ड्रोन होंगे, जिनकी संख्या शायद करीब 1 लाख है, और इन्हें बनाना या बड़े पैमाने पर बनाना युद्ध के दौरान भी काफ़ी आसान है। तो यह ऐसी चीज़ है जिसे वे बहुत लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। लेकिन जब बैलिस्टिक मिसाइलों की बात आती है तो उनका भंडार कम हो रहा है, जैसा हमें ईरान से हो रहे प्रक्षेपणों को देखकर भी पता चलता है। यूएई को निशाना बनाकर किए गए प्रक्षेपणों पर नजर डालें। युद्ध की शुरुआत में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद से ये रुझान नीचे की ओर है। अब एक यह भी थियरी है कि ईरान मिसाइलों को बचा कर रख रहा है, क्योंकि वे इस कम स्तर की बमबारी को बहुत लंबे समय तक जारी रखना चाहते हैं। इस तरह वे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किसी न किसी तरह का दबाव बनाए रख सकते हैं। और पूरी ईमानदारी से कहूँ तो इसमें शायद कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि ठीक पिछले हफ्ते जब हमने देखा कि इजरायलियों ने ईरानी गैस क्षेत्र को निशाना बनाया, तो ईरान ने तुरंत जवाब देते हुए कतरी गैस क्षेत्र को निशाना बनाया, जो कि जाहिर है समझ में नहीं आता। लेकिन उस हमले के दौरान, यानी ईरानी हमले के दौरान, हमने देखा कि उन्होंने ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो वे पहले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और हमने यह भी देखा कि उन्होंने उस हमले के लिए इस्तेमाल की गई मिसाइलों की संख्या बढ़ा दी थी। तो शायद ईरानी नेतृत्व के भीतर पर्दे के पीछे कुछ सोच विचार चल रहा है, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि देखो, हम बमबारी को कम ही रखेंगे। इस तरह हम भविष्य में होने वाली किसी संभावित तनातनी का जवाब दे सकते हैं। अब इस रणनीति का एक जोखिम यह है कि वे अपने मिसाइल ठिकानों या भूमिगत बंकरों में बैठे बैठे अपनी मिसाइलें खोने का जोखिम उठाते हैं। अगर इजरायली या अमेरिकी जेट मिसाइल लॉन्चर या मिसाइलों का सही ठिकाना पता कर ले
तो वे ईरान के इस्तेमाल से पहले ही उन्हें नष्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना ईरान को इस युद्ध की शुरुआत से ही करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिकी जेट लगभग ईरानी आसमान पर हवाई दबदबा बनाए हुए हैं। इन सब के बावजूद ऐसा लगता है कि ईरानी सरकारी टीवी ऐसे वादे कर रहा है जिन्हें ईरानी सेना पूरा करने से डर रही है। कल ही सरकारी टीवी ने यूएई और बहरीन पर पूर्ण आक्रमण की धमकी दी थी। मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आप खुद सुन सकते हैं। आप कहते हैं लोगों की सेवा करो। मैं अपने प्यारे लोगों से यह कहना चाहता हूं, तट और तटीय अभियानों के लिए ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं। अगर अमेरिकियों ने क्षेत्र में कोई गलती की तो हम बहरीन और यूएई के तटों पर कब्जा करेंगे। इस संबंध में व्यापक अभ्यास भी किए गए हैं। यूएई और बहरीन के तटों पर अभियानों से जुड़े अभ्यास हमारी सशस्त्र सेनाओं के एजेंडे में हैं, जो समीकरण को बदल देंगे। निर्देशांक और विवरण बाद में रखें। हम समीकरण को इस तरह बदलेंगे कि हमारा जवाब दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देगा। शायद वे अपने विकल्प खुले रख रहे हैं अगर बातचीत नाकाम हो जाए। वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका भी कर रहा है। कल हमें एक रिपोर्ट मिली कि पेंटागन ईरान में 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 3000 सैनिक तैनात करने की तैयारी कर रहा है। ये अमेरिका की प्रमुख त्वरित प्रतिक्रिया बलों में से एक है, जो 18 घंटे में एक बटालियन करीब 1000 सैनिक या 72 घंटे में पूरी ब्रिगेड करीब 3000 सैनिक तैनात कर सकती है। अब ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये रिपोर्ट ठीक कुछ दिन बाद आई है, जब हमने सुना था कि 2500 मरीन जापान के एक बेस से यूएसएस ट्रिपोली पर आ रहे हैं। वे फिलहाल मध्य पूर्व की ओर जा रहे हैं। वे शायद अगले हफ्ते वहां पहुंच जाएंगे। तो इससे हमें ज़्यादा फायर पावर मिलेगी अगर अमेरिका कर्ग द्वीप पर कार्रवाई करना चाहे। ईरानी द्वीप जो आईआरजीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असल में वही उनकी, आप जानते हैं, खर्चों के लिए धन मुहैया कराता है। इसी कारण अमेरिका मानता है, जैसा कुछ रिपोर्ट्स में दिख रहा है, कि अगर हम इस द्वीप पर कब्जा कर ले तो ईरानी शासन पर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का दबाव बढ़ा सकते हैं। तो अगर बातचीत विफल हो जाती है तो यह एक ऐसी चीज है जिस पर नजर रखनी चाहिए। बेशक हम आपको अपडेट देते रहेंगे, तो याद रखें कि सब्सक्राइब बटन दबाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब के नेता मोहम्मद बिन सलमान अपने कंट्री पर हुए हमलों के बावजूद ट्रंप पर युद्ध जारी रखने का दबाव डाल रहे हैं। सऊदी अरब इस मामले को क्षेत्र को दोबारा सुरक्षित और बेहतर बनाने के ऐतिहासिक अवसर के रूप में देखता है। अब मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग पहले से ही ये जानते होंगे, लेकिन सऊदी और ईरान शुरू से ही इतने करीब नहीं थे, यहाँ तक कि इस युद्ध से पहले भी। अब जब ईरान सऊदी नागरिकों, बुनियादी ढांचे और तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है, तो समझना आसान है कि सऊदी अरब इतना नाराज क्यों है और ईरानी शासन को हटाना क्यों चाहता है। अब जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप से वास्तव में इस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था और उन्होंने इसे किसी हद तक पुष्टि कर दी, सीधे तौर पर नहीं लेकिन परोक्ष रूप से। बस सुनिए। सऊदी अरब, आपको सऊदी अरब के बारे में क्या सुनने को मिल रहा है? मैंने सुना आप दोनों बात कर रहे हैं और वो आपको ईरान से जुड़ी चीज़ें करने को कह रहे हैं। क्या आप बता सकती हैं वो योद्धा कैसे हैं? हाँ बिल्कुल, वो एक योद्धा है, वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। वैसे सऊदी अरब शानदार रहा है और यूएई भी शानदार रहा है। मैं आपको बताऊं, कतर भी शानदार रहा है। अब इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जिसे कई लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, चूक गए हैं, कि ईरान मुस्लिम धर्म में सांप्रदायिक आधार पर देशों पर हमला कर रहा है। देखिए, ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि ईरान उन सभी देशों पर हमला कर रहा है जैसे यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, जो मुस्लिम धर्म में सुन्नी बहुल है। ये एक ऐसी चीज है जिसमें इस युद्ध के बाद क्षेत्र को सांप्रदायिक आधार पर फिर से व्यवस्थित करने का जोखिम है। अब मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं इसमें विशेषज्ञ नहीं हूं। तो हमारे पास प्रोफेसर माइकल क्लार्क का एक क्लिप है जो ये सब समझा रहे हैं। सुनिए। मध्य पूर्व में सभी को अपनी राजनीति और सुरक्षा नीति पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। जब ये पुनर्मूल्यांकन होंगे तो ये काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। मुस्लिम धर्म में शिया सुन्नी अंतर। दुनिया में लगभग 2 अरब मुसलमान हैं, उनमें से सिर्फ 10 या 15% शिया धर्म के हैं, सुन्नी नहीं। लेकिन उस 10 या 15% का ज्यादातर हिस्सा मध्य पूर्व में है, इसलिए ये विभाजन बहुत तीखे हो सकते हैं।
शिया और सुन्नी मुसलमानों में बड़ा अंतर है और वे अतीत में हिंसक रूप से भिड़ चुके हैं। जब आप इसे इस तरह से सोचते हैं तो ईरान शिया धर्म का नेता है और सऊदी अरब सुन्नी धर्म का नेता है, और ये दोनों समाज हर मायने में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। देशों के गुटों के रूप में देखने पर यह बहुत नाटकीय लगता है, लेकिन अगर हम इसे जनसंख्या के हिसाब से देखें कि लोग कहाँ रहते हैं तो यह थोड़ा अलग दिखता है, क्योंकि सऊदी अरब में जनसंख्या बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, ईरान में यह बहुत ज्यादा केंद्रित है। और मध्य पूर्व में शिया लोगों का समूह यमन की ओर केंद्रित है। तुर्की में भी कुछ लोग हैं, बाकी जगहों पर ज्यादा नहीं। और यही तरह का पैटर्न पूरे क्षेत्र की नई राजनीति के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में उभरेगा, जो किसी न किसी रूप में तब आकार लेगा जब यह युद्ध किसी समय खत्म होगा।